हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लेमन्स में, जहाँ मैं आपके साथ वांटेड एंड हिलर का 27 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग सैम से बात करके किचन में आता है और आप जीशू से पूछता है, वांग सर किसका कॉल था? तो वांग कहता है किसी सैम का था, वैन से बात करनी थी उसे। पर जब मैंने उससे कहा कि मैं वैन को कॉल दे देता हूँ तो उसने कहा नहीं, वो जब फ्री होंगे तो मुझे खुद ही कॉल कर लेंगे। और उसके बाद कॉल कट कर दिया। अब जीशू नोट करता है और कहता है वैन खुद ही उससे बाद में बात कर लेगा। तो जो वांग होता है वो नोट करता है। अब थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है, सब लोग लंच कर रहे होते हैं और अब तक जो देखो होता है वो भी आ गया होता है, बट स्टिल वो एकदम ही शांत होकर बैठा हुआ होता है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है, बस अपने खाने पर ध्यान दे रहा होता है। फ़ाई देखो की तरफ देख रहा होता है, फिर वो वैन की तरफ देखता है और फ़ाई भी बहुत परेशान होता है। वैन उसे देखता है, हल्की सी स्माइल करता है, उसके हाथ पे हाथ रखता है और उसे इशारे में ही कहता है कि वो रिलैक्स रहे, इतना परेशान ना होए। अब जो भाई होता है वो खाना खा रहा होता है, तभी ना खाना ना उसके गालों पे लग गया होता है हल्का सा। भाई नैपकिन से उसे साफ़ करने ही वाला होता है, तभी वांग जो कि उसके बगल में बैठा होता है वो कहता है वेट मैं साफ़ कर देता हूँ। अब उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों देखो उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है, जो कि अभी तक अपने खाने पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। वो उसकी तरफ देखता है और वांग जो होता है वो अब बाई के गालों पर जो खाना लग गया था उसे साफ़ करने लग जाता है अपने नैपकिन से। अब जो देखो होता है वो देख रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फील हो रहा होता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और अपनी नज़रें फेर लेता है और वापस ही खाना खाने लग जाता है। अब यहाँ से टाइम फिर से स्किप होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो वांग होता है वो जाने वाला होता है और सब लोग उसे गेट पर सी ऑफ करने आए होते हैं। भाई कहता है वांग सर मैं चलता हूँ ना आपके साथ एयरपोर्ट। तो वांग कहता है नहीं भाई, तुम हेयर को, वैसे भी तुम लोगों के 2 दिन मैं बर्बाद कर चुका हूँ, मैं अकेले चला जाऊँगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करना और फिर हम हॉस्पिटल में मिलते हैं, ओके। तो भाई जो होता है नोट करता है, फिर वो बाइक की गले लग जाता है और कहता है आई मिस यू। भाई भी अब उसे बैक हक करता है और कहता है मी टू। अब वांग भाई से अलग होता है, फिर जीशू के पास आता है और उसे भी हक करता है और कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना यहाँ पे। तो जीशू कहता है जी सर, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अब वांग जीशू से अलग होता है और जीशू के बगल में खड़े वैन केसिंग के पास आता है और कहता है सॉरी वैन, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों साथ में हो, अब पता चल गया है तो अब कह रहा हूँ जीशू का ख्याल रखना, वो मेरे भाई की तरह है। अगर तुम्हारे कारण उसे ज़रा सा भी दुख हुआ तो मैं एक डॉक्टर हूँ, जितने तरीके जान बचाने के जानता हूँ उससे कई ज़्यादा जान लेने के तरीके आते हैं मुझे। वैन उनकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है उसकी नौबत नहीं आएगी सर, मैं इनका सच में बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। वांग भी स्माइल करता है, वैन के गालों पे तो वह हल्के हल्के से स्लैप करता है और कहता है गुड बॉय। फिर वो देखुन के पास आता है, उसे भी हक करता है और कहता है अपना ख्याल रखना देखुन, और इन 2 दिनों के मीटिंग में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, दिल में कुछ मत रखना। आई नो कि मेरा बिहेवियर थोड़ा अजीब है, हो सकता है तुम्हें अजीब लग रहा हो या सबको लग रहा हो, पर मैं क्या करूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो अगर मेरी किसी बात से बुरा लग गया हो तो आई एम सॉरी। तो जो देखो होता है वो भी उन्हें बैक हक करता है और कहता है ऐसी बात नहीं है सर, आपको किसी भी प्रकार का गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। वांग अब उससे अलग होता है और स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। अब वो हान और फ़ाई से भी थोड़ी बात करता है, फिर वो वहाँ से चला आता है एयरपोर्ट की तरफ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो भाई होता है वो कमरे में आता है जहाँ देखो बेड पे बैठा हुआ होता है। अब भाई आता है उसके पास बैठता है और कहता है आप कैसे फील कर रहे हो? अब देखो तो कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रहता है, फिर कहता है पहले से बेहतर हो। तो जो भाई होता है वो स्माइल करता है, तभी देखो कहता है भाई एक बात पूछूं तुमसे? तो भाई कहता है हाँ पूछो। तो देखो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वांग तुम्हें पसंद नहीं करते? अब भाई उसे अजीब तरह से देखता है और कहता है क्या? तो देखो कहता है तुम्हें सच में ये लगता है कि वांग सर तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करते?
अब जो भाई होता है बेड से उठ जाता है और कहता है व्हाट रॉबिश, तुम फिर से उसी ट्रैक पे आ गए। देखो वांग सर मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनका नेचर ऐसा है। हम लोग अच्छे दोस्त हैं और अच्छे कलीग हैं, इससे ज़्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं है। तो देखो कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे और उनके बीच में कुछ है, मुझे बस ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। अब जो भाई होता है वो हल्के गुस्से में कहता है नहीं करते वो मुझे पसंद, समझ में आ गया तुमको। और ये क्या को जाने लगता है, तभी देखुन बेड से उठता है और कहता है और तुम उन्हें पसंद करते हो। भाई का गुस्सा ना अब बढ़ रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि देखो उनसे क्या क्या पूछा जा रहा है। लाइक उसको हर्ट हो रहा था कि जिसे वो चाहता है वो उससे ऐसे बेतुके सवाल पूछ रहा है। वो पलटता और कहता है नहीं, मैं उन्हें नहीं चाहता। तो देखो कहता है तो किसे चाहते हो फिर तुम। भाई कहता है तुम्हें क्या, तुम्हें इससे क्या मतलब है। हाँ देखो कहता है मुझे क्या मतलब है, भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या ये जानने का मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मेरा दोस्त किससे प्यार करता है, कि कौन है वो लकी इंसान जिसे मेरे दोस्त ने अपना दिल दिया है, क्या जानने का मेरा अधिकार नहीं है। भाई कहता है सही कहा, तुम मेरे दोस्त हो और किसी भी दोस्त को हर पर्सनल चीज़ नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें इंसान को अपने मन के अंदर ही रखनी चाहिए। भाई के ऐसे लहजे से ना देखो उनको बहुत दुख हुआ होता है। एक तो वो पहले से ही दुखी था और भाई की इस तरह से उससे बात करने से उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होता है। भाई उससे ऐसी बात कभी नहीं करता था और ना ही वो करता अगर देखो उससे ऐसे सवाल ना करता। अब भाई जो था वो कहता है और कुछ पूछना है। तो देखो जो होता है वो नाम से हिलाता है। अब भाई वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब जो देखो होता है वो एक सैड स्माइल करता है और कहता है तुमने सही कहा भाई, कुछ बातें अगर मन के अंदर ही रह जाए तो बेहतर है, तुमने सही कहा। अब हमें भाई को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लोर पर जो एक बालकनी ऐसा बना हुआ था वहाँ पर आके खड़ा हो गया होता है और उसकी भी आंखें भर गई होती हैं। अभी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और मन नहीं कहता है भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे कि जिसे वो चाहता है वो उससे इस तरह के सवाल करे। किसी की किस्मत ऐसी ना हो जैसी मेरी है। तुमने मुझसे पूछा था ना देखुन कि मैं किसे चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ देखुन, हमेशा से चाहता हूँ तुम्हें। पर मेरी बदकिस्मती देखो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, बताने से तुम्हारी दोस्ती भी खो दूँगा मैं। आज देखो इन्हीं सब कारणों से मैंने तुम्हें कितना हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी देखो। अब वो ऐसे दुखी होकर खड़ा होता है तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और देखता है तो वो शीशु होता है। शीशु को देखकर एकदम से अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है अरे यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारा वो प्रेमी। शीशु कहता है क्या हुआ भाई। भाई अब अटकते हुए कहता है कुछ भी तो नहीं। शीशु कहता है और रियली भाई तुम अपनी हर एक बात, हर छोटी से छोटी बात मुझे आज तक बताते आए हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करोगे और मैं जान नहीं पाऊँगा क्या हुआ है। अब जो भाई होता है वो एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना सर नीचे कर लेता है। अब शीशु भाई के शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है क्या बात हो गई है भाई, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। देखो ऐसे चुप मत रहो, मुझे डर लग रहा है। अब जो भाई होता है वो अब शीशु की तरफ देखता है और जानता है कि अगर वो नहीं बताएगा तो शीशु को ज़्यादा डर लगने लगेगा क्योंकि वो टेंशन बहुत जल्दी ले लेता है। तो भाई जो होता है अब उसे सारी बात बता देता है लाइक क्या क्या हुआ। भाई अब कहता है यार मैं उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, मैं उस पर कभी गुस्सा कर ही नहीं सकता, पर उसकी बातें मुझे बहुत हर्ट कर रही थी, मुझे उस पर गुस्सा आने लग गया था और इन्हीं सब चक्कर में मैंने उसे ऐसे ऐसे बोल दिया। मैं जानता हूँ उसे मेरी बात से बहुत हर्ट हुआ होगा, बहुत दुखी हुआ होगा वो, क्योंकि मैंने आज से पहले उससे कभी इससे बात नहीं की। कुछ भी होता है लेकिन मैं कभी भी उससे गुस्सा हो ही नहीं पाता।
मैंने कभी भी उससे इतनी गंदी तरह से बात नहीं की। उसे बहुत बुरा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि जाके उससे सॉरी बोल दूँ, उससे बात करूँ, पर सच कहूँ तो अभी उसे फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ ज़ीशु, क्या करूँ? अब जो ज़ीशु होता है वो भाई को हक कर लेता है और भाई भी उसे बैक हक कर लेता है। ज़ीशु फिर उसके बाल पे हाथ फेरता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। सुन रहे हो ना? सब ठीक हो जाएगा भाई। भाई कहता है, इसी उम्मीद पे तो ज़िंदा हो यार, कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन जो होता है वो अपने रूम में आता है और ज़ीशु को देखता है कि वो बेड पे बैठा हुआ है। ज़ीशु को देख के सब पता चला था कि वो टेंशन में है और वैन उसे देखता है। फिर उसके पास आता है, उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ कर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या बात है आशु, आप परेशान लग रहे हैं। ज़ीशु जो कि अभी वैन के अचानक से उसके सामने आकर घुटनों पे बैठकर उससे ये सवाल करने से हल्का शॉक में था, वो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लॉवेन, मैं ठीक हूँ। अब ज़ीशु उसे कुछ सेकंड तक देखता है और कहता है, मुझसे झूठ बोलने की नाकाम कोशिश मत कीजिए आप। अब ज़ीशु एकदम ही चुप हो जाता है। वैन कहता है, बताइए आशु क्या हुआ है। अब ज़ीशु कहता है, बाई। वैन ज़ीशु को कन्फ्यूजन में देखने लग जाता है, फिर कहता है, बाई क्या हुआ उन्हें। तो ज़ीशु कहता है, तुम जानते हो कि वो देखो को प्यार करता है। तो वैन कहता है, हाँ जानता हूँ। तो अब जो ज़ीशु होता है वो कुछ सेकंड तक रुकता है, फिर उसे सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर वैन मन में कहता है, भगवान के खेल भी निराले होते हैं। आज तो प्रेमी एक दूसरे को खोने के डर से एक दूसरे के लिए अपने एहसास नहीं बता रहे। आई होप कि सब जल्दी ठीक हो जाए। आई होप कि देखो उनका अपनी फीलिंग्स का एहसास जल्दी हो जाए। वैन अब ज़ीशु के बगल में आके बैठ जाता है और कहता है, समझ सकता हूँ कि आप अभी कैसा फील कर रहे होंगे। ज़ीशु होता है, वैन की तरफ देखता है और कहता है, बहुत हेल्पलेस हूँ मैं, सच में। मेरा दोस्त कितनी तकलीफ़ में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मुझे सच में बहुत ख़राब लग रहा है लॉवेन। अब वैन ज़ीशु के चेहरे पर बिखरे उसके बालों को समेटता है और कहता है, पहले तो आप फ़िक्र करना बंद कीजिए। आप परेशान होंगे तो आपकी तबीयत ख़राब होगी ना। अभी ज़ीशु कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वैन कैसी ज़ीशु के होंठों पे अपनी एक फिंगर रख देता है और कहता है, चुप हो जाइए फ़िलहाल और मेरी बात सुनिए। देखिए, आप इससे टेंशन लेंगे तो उससे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपकी तबीयत ख़राब होगी। और अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो भाई और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको। अब जो ज़ीशु होता है वो अपने पल के चिपकाता है। वैन कहता है, गुड। अब मेरी एक और बात सुनिए। मुझे लगता है कि देखुन भाई से प्यार करते हैं। अभी जो ज़ीशु होता है जिसके होंठों पे वैन ने अभी उंगली रखी होती है, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई होती हैं। वो एकदम ही ज़ीशु को हैरत से देखता है और फिर उसकी उंगली उठाता है और कहता है, क्या, ये क्या कह रहे हो तुम, आर यू श्योर। अब वैन स्माइल करता है, ज़ीशु के दोनों शोल्डर्स पे अपने हाथ रखता है और कहता है, 101% श्योर। उसकी बात सुनकर ज़ीशु तो एकदम ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। ज़ीशु क्या कहता है, वैसे लॉवेन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि देखुन भी भाई से प्यार करते हैं। अभी वैन ज़ीशु के गले में अपनी बाहें डालता है और उसके थोड़ा करीब आता है। फिर ज़ीशु को देखते हुए कहता है, आशिक हूँ। आशिक के दिल का हाल उसकी आंखों से जानने का हुनर जानता हूँ। अभी ज़ीशु वैन को अपने इतना करीब देखकर उसकी बात सुनकर तो एकदम ही शाय हो गया होता है। उसके गाल ना अभी लाल होने लग जाते हैं। ज़ीशु अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, उसके चेहरे पे भी स्माइल होती है। अभी वैन ज़ीशु को देखता है तो वो भी स्माइल करता है। फिर ज़ीशु वैन की तरफ देखता है, उसे खुद से थोड़ा दूर करता है और कहता है, हम कुछ और बात कर रहे थे। तो वैन कहता है, हाँ मैं भी तो वही कह रहा था। अब ज़ीशु कहता है, और कुछ भी तो निशानी होगी इतना श्योर होने की। तो वैन कहता है, मेरे लिए इतना काफ़ी था, पर अगर आपको प्रैक्टिकल सबूत चाहिए तो वो भी है मेरे पास।
मैंने ना देखो उनको कई बार नोटिस किया है, जब भाई किसी और को तवज्जो देते हैं, किसी और की तारीफ़ करते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको याद है होली में जब भाई ने मुझे कहा था कि मैं इंडियन अटायर में बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, और फिर उन्होंने आपको भी कहा था कि आप भी अच्छे लग रहे हैं। तो देखो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, याद है? शिशु कहता है हाँ याद तो है। फैन कहता है वेरी गुड। और जब से वांग आया है तब से ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब शिशु कहता है ये सब ये सब क्या? भाई तो वांग सर की तारीफ नहीं करता। फैन कहता है पर उनके साथ समय तो बिताते हैं ना। अभी 2 दिन से वांग सर ऑलमोस्ट टाइम हमारे साथ ही थे, और ये चीज़ देखो को अच्छी नहीं लगती। पॉइंट ये है आशु कि बाई का देखो के अलावा किसी पर ध्यान देना देखो को पसंद नहीं है। आपका केस डिफरेंट है, आपके टाइम में ऐसा नहीं होता, मैंने ये भी ध्यान दिया है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको लेकर भी जेलस हो जाते हैं, जैसे कि होली पर हुआ था, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, ये रेयर केस में होता है। पर भांग के साथ बाई का रहना उन्हें पसंद नहीं है, और ये चीज़ उन्होंने मुझसे खुद कही थी। तो शिशु कहता है खुद? कब? फैन कहता है उस दिन रेस्टोरेंट में जब वांग हम लोगों से मिले थे तब। आप नहीं थे उस समय, आप क्लाइंट से बात कर रहे थे। तो शिशु तो नोट करता है, फिर कहता है तो मतलब देखो भी भाई से प्यार करते हैं। मैंने हाँ में सर हिलाता है। फिर शिशु कहता है बट हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। मैंने कहता है बिल्कुल सही, अब जो करना है देखो उनको खुद करना है। जब तक उन्हें उनकी फीलिंग्स का एहसास नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते। शिशु फिर कहता है पर लॉविन अगर देखो अपनी फीलिंग्स का एहसास करने के बाद भी भाई से कुछ नहीं कहते हैं उसी तरह से जो डर भाई को है, तब? तो वैन स्माइल करता है और कहता है तब तो हमें ही कुछ करना होगा आशु। शिशु तो वैन को कन्फ्यूजन में ही देखे जा रहा होता है। वैन फिर कहता है डोंट वरी आशु, मैं वादा करता हूँ अगर देखो अपनी फीलिंग्स को जल्द ही समझ जाते हैं तो भाई और देखो की इस प्रेम कहानी को मैं ही कंप्लीट करूँगा। आखिर उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, देखो काफ़ी अच्छे इंसान है, और भाई भी, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अभी जो शिशु होता है ना वो स्माइल करता है और मैं उनको हक कर लेता है। फिर मैं भी उसे बैकअप करता है और कहता है पर आप इस तरह से चिंतित मत हुआ कीजिए, मैं हूँ ना आपके पास, मैं सब हैंडल कर लूँगा। पर आप प्लीज़ ऐसे चिंता मत किया कीजिए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। अभी जो शिशु होता है वो फिर होता है और कहता है वैसे उस समय तुमने कहा था कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो भाई को बहुत बुरा लगेगा, वो परेशान हो जाएगा, तुम परेशान नहीं होगे? और मैंने तो ये चीज़ ऐसे ही बोल दी थी उस समय ताकि वो अपने आप को इतना चिंतित ना करे, पर उसे नहीं पता था कि जो शिशु है वो इस बात को ध्यान में रखेगा और दोबारा उससे पूछेगा भी। लेकिन अब जब शिशु ने उससे पूछा था ना तो वैन को इस बात से मॉल में घटा वो इंसिडेंट याद आ जाता है। वैन मन में ही कहता है चलो अच्छा मौका मिल गया, अब ज़रा पता तो करूँ आशु उस दिन मॉल में गए कहाँ थे और क्यों, जबकि उन्हें पता था कि उनकी जान को खतरा है। पता तो करूँ ऐसी कौन सी वजह थी। फिर वैन जो होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी फ़िक्र है, इसलिए मैंने सिर्फ भाई का नाम लिया। अभी शिशु उनको देखता है, वैन कहता है मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? डू यू रियली केयर फॉर मी, आपको मेरी परवाह है? तो शिशु कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वैन कहता है अगर आपको मेरी परवाह थी तो उस दिन मॉल में कहाँ चले गए थे, ये जानते हुए भी कि अगर आप कहीं खो गए तो मैं आपकी फ़िक्र करूँगा, अगर बाय चांस आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? कहाँ गए थे आप? ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण आप इस तरह से गायब हो गए थे? अभी शिशु समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या ही बोले, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो कारण देगा उसे उसके अलावा कोई और होगा तो ये लगेगा कि कैसा बचकाना सा रीज़न है, जबकि शिशु की सिचुएशन वैसी थी नहीं, उसे इस तरह से वहाँ से नहीं जाना चाहिए था, उसकी जान को खतरा था,
इसीलिए तो मैंने को अपॉइंट किया गया था उसके लिए, पर वो फिर भी गया था। तो अगर कोई और सुनेगा तो ऑब्वियसली वो उसे बचकानी हरकत समझेगा। वैन कहता है, खामोश क्यों हैं? बताइए मुझे, कहाँ गए थे आप? अभी शिशु ना अपना सर से नीचे करके रखे हुए होता है, फिर वो सर ऊपर करता है और कहता है, एक्चुअली मैं हानिंग से बात करने गया था। वैन कहता है, हाँ तो बाहर क्यों गए थे? वहीं रुक जाते, वहीं बात कर लेते। शिशु कहता है, वहाँ इतना शोर हो रहा था, मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। तो वैन कहता है, ओके, थोड़ा मेरा आने का वेट कर लेते, दोनों साथ में ही चलते। अभी शिशु कुछ भी नहीं बोलता है, शांत होकर बैठा हुआ होता है। वैन फिर शिशु का फेस अपनी तरफ करता है, जो कि अभी वापस से सर नीचे करके रखे हुआ होता है, उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, आशु प्लीज़, आई एम सॉरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही कर सकता हूँ। मैं बस ये कारण जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण आप ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी बाहर गए थे, वो भी बिना मुझे बताए। मैं जानना चाहता हूँ आशु, क्या आप मुझे इतना अधिकार भी नहीं देंगे? शिशु फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैं हानिंग से बात करने गया था क्योंकि मेरे लिए वो बात करना इम्पोर्टेंट था। मैंने कहता है, मैं सुन रहा हूँ, आगे? फिर वो कहता है, वो ऑक्शन में गया था, मैंने उसे बेचा था वहाँ पर। एक्चुअली जाना तो मैं चाहता था, पर काम की वजह से मैं नहीं जा पाया, तो मैंने उसे बेच दिया। वहाँ पर मुझे वो पेंटिंग चाहिए थी, जिनकी पेंटिंग। और जब हानिंग का कॉल आया तो मैं उससे इसी बारे में पूछने वाला था, पर वहाँ पर इतना शोर हो रहा था कि मैं बाहर आ गया। मुझे जानना था कि उसे वो पेंटिंग मिली या नहीं। अभी फ़ैन जो होता है वो तो बस शिशु को घूरे ही जा रहा होता है। फ़ैन अभी इतने ज़्यादा शॉक में था, वो इतनी आश्चर्यचकितता से शिशु को देखे ही जा रहा होता है, और उसके मन में अभी एक ही बात चल रही होती है कि ये इंसान एक पेंटिंग को लेकर इतना ज़्यादा पागल था कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर चला गया, और वो उसे देखे ही जा रहा होता है। अब शिशु वैन को देखता है और कहता है, वैन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वैन फिर अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, पेंटिंग के लिए गए थे आप? तो शिशु कहता है, हाँ। वैन को अभी शिशु पे गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, आपको अंदाज़ा भी है आशु, वहाँ क्या हो सकता था? आप सच में अपने मामले में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा। सिर्फ अपनी ही पड़ी है ना आपको? अभी शिशु कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले वैन कहता है, इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग। वो सिर्फ एक पेंटिंग थी आशु, सिर्फ एक पेंटिंग। आप उसके लिए, उसकी जानकारी पाने के लिए बाहर चले गए। मैंने सोचा था शायद कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, पर तो शिशु कहता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात थी ये। मुझे बता, तुम लोग में से कोई भी मेरी बात को समझता नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कितना डेस्परेट था, कितना डेस्परेट था उस ऑक्शन के लिए, उस पेंटिंग के लिए। तुम तुम नहीं समझ सकते कि मैं उस समय क्या फील कर रहा था जब हानि का फ़ोन आया। मैं बस किसी तरह से जानना चाहता था कि वो पेंटिंग उसे मिली कि नहीं। तुम नहीं समझ सकते मेरी फीलिंग को। अब फैन शिशु की तरफ देखता है और उससे रियलाइज़ होता है कि उस बात का रीज़न जानने के लिए शिशु को उसने वापस से परेशान कर दिया, जो वो उतने टाइम से प्रयास कर रहा था कि शिशु का मूड ठीक कर सके। उसका मूड उसने वापस से खुद ही ख़राब कर दिया। अभी फैन जो होता है वो धीरे से शिशु का हाथ पकड़ता है और कहता है, आशु लिसन। जो शिशु तो अपना हाथ उठाता है और कहता है, नहीं, मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ ना, जाओ अभी यहाँ से। अभी जो फैन होता है उसका हाथ वापस से पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, बट मुझे मुझे बस वो रीज़न जानकर थोड़ा गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी। अभी शिशु तो कुछ नहीं बोलता है। फैन कहता है, आशु, आई एम सॉरी। आप जानते हैं कि मैं चिंतित हो जाता हूँ आपके लिए। आप अब बताइए मुझे कैसा फ़ील हुआ होगा जब मैंने आपको वहाँ पे नहीं देखा था? क्या आप मेरी फीलिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं? अभी जो शिशु था वैन की तरफ देखता है। वैन फिर कहता है,
आपकी फीलिंग्स को लेकर मैं सीरियस हूँ। आपको वो आर्टिस्ट पसंद है, मैं उस बात की कद्र करता हूँ, पर मेरे लिए सबसे पहले आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। मेरा जीवन तो आपके इर्द-गिर्द ही घूमता है आशु। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? ये भी तो सोचिए। मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हैं संसार में, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा बताइए अब? अभी दिशु एकदम ही शांत हो गया होता है। वो बस फैन को देख रहा होता है। फैन की आंखें ना हल्की-हल्की सी भर गई होती हैं, लगभग उनमें हल्के-हल्के आंसू आने लग गए होते हैं। अब दिशु तुरंत से फैन को हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी लवन। फैन भी उसे बैक हक करता है और कहता है, आई एम सॉरी टू। फिर दिशु जो था वो कहता है, तुम मुझसे गुस्सा मत होना। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता, पर उस समय इतना ख्याल नहीं था मेरे मन में। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और भला मैं क्यों मरना चाहूँगा? फिर भी मेरे इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। अभी जो पहला था वो सैलड होता है और कहता है, कोई बात नहीं, अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ओके? पर दोबारा से ऐसा मत करना, ठीक है? शिशु स्माइल करता है और हाँ में सिर हिलाता है। वैन फिर कहता है, आपको जो उनकी पेंटिंग्स बहुत पसंद है ना? तो शिशु कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा। जब उसकी पेंटिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ना, तभी से उसकी आर्ट का फ़ैन हूँ। अभी जो फैन होता है वो बस हल्की सी स्माइल करता है। फिर मम्मी कहता है, भगवान जाने जब आशु को मेरा सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा उनका। अभी वैन ऐसे सोच रहा होता है अपने मन में, और ऋषु उनका चेहरा देखता है और कहता है, लविन क्या हुआ? तो वैन कहता है, अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तभी ऋषु कहता है, आप तुमने अपना फ़ोन देखा क्या? तो वैन कहता है, नहीं, दोपहर से मैंने चलाया नहीं, होगा किधर? तो ऋषु कहता है, कितने लापरवाह हो अपने फ़ोन को लेकर। वैन कहता है, हुआ क्या है? आप मेरे फ़ोन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो ऋषु कहता है, सैम का फ़ोन आया था तुम्हारे पास, तो तुम थे नहीं, तुम भाई के साथ थे, तो वांग सर ने उठाया था उसे और उसे बात करनी थी तुमसे। वांग सर ने कहा भी था कि वो तुम्हें फ़ोन दे देंगे, पर सैम ने कहा कि नहीं, वैन सर जब फ्री होंगे तो वो खुद ही कॉल कर लेंगे। वैन उसकी बात पर नोट करता है। तभी जीशु बेड से उठता है और बेड साइड टेबल से वैन का फ़ोन लेकर आता है और उसे देता है और कहता है, तुम बात कर लो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। तो जो वैन होता है वो नोट करता है। फिर जीशु चला आता है और वैन ना उसके जाने वाले डायरेक्शन में ही देखता रहता है। फिर उसे वही बात आ जाती है जब जीशु ने वैन को थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सैम और वैन के बीच में कुछ चल रहा है। अभी वो ये सोचता है, फिर स्माइल करता है और फिर सैम को कॉल लगा देता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फ़ई को दिखाया जाता है जो कि कमरे में बैठा हुआ होता है, और फिर वहाँ पर हानिंग आता है जो कि देखता है कि फ़ई अभी थोड़ा-सा परेशान है। तो उसके पास आके बैठता है और कहता है, आप किसी बात से परेशान हैं फ़ई? तो फ़ई उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं तो। तो हानिंग कहता है, फ़ई आपको सच नहीं बताना तो मत बताइए, पर मुझसे झूठ मत बोलिए। जब मुझसे कोई झूठ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैंने देखा था आपको दोपहर में, आप परेशान थे और आप अभी भी परेशान हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेंगे तो शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ, और अगर आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट मुझसे झूठ मत बोलिए। अभी जो फ़ई होता है वो वापस से हानि की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था हानिंग। तो हानिंग कहता है, पर मैं तो पहले से ही हो रहा हूँ। अभी फ़ई हानिंग का हाथ पकड़ता है। हानिंग तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। फ़ई उसका हाथ पकड़ के कहता है, हानिंग मैं आपको पूरी बात बता नहीं सकता, पर हाँ ये सच है कि मैं देखुन भैया को लेकर परेशान था, और अभी भी हूँ। अभी हानिंग उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है, लाइक जो हाथ उसने पकड़ा हुआ था उस पर अपना दूसरा हाथ रखता है और कहता है, भाइयों में होता है ऐसा, मैं भी भैया को लेकर काफ़ी परेशान रहा हूँ, पर अब मुझे उनकी उतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं उनमें आया हुआ चेंज देख रहा हूँ। अब मुझे वो पहले की तरह नहीं लगते, और
ये सब आपके दोस्त की वजह से हुआ है। तो मेरा पॉइंट बस इतना है कि समय हमेशा एक साथ नहीं होता। आपके भैया की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आप चिंतित मत होइए। अभी वही होता है, वो हानि को कुछ सेकंड तो देखता है, फिर नोट करता है। अभी जो हानि होता है वो कहता है फीलिंग सैड, आपको गले लगाऊं। अभी जो वही होता है वो उसके पास सुन के हंसने लग जाता है, फिर नाम से लाता है और कहता है इतना भी सैड नहीं हूँ। अभी हानि झूठ मूठ का ही ऐसा सैड सा फेस बनाता है, अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अभी फई वापस से उसकी बात सुन के हंसने लग जाता है, फिर उसके गालों को पिंच करता है और कहता है अब बहुत प्यारे हैं हानि। हानि की हार्ट बीट उसमें इतना तेज़ हो जाती है, इतना तेज़ हो जाती है, वो तो बस फई को देखने ही लग जाता है। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ चल रही होती हैं कि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं फई उसकी आवाज़ ना सुन ले उसकी धड़कनों की। वो एकदम से उठता है और कहता है अरे देखिए ना, इन सब बातों में तो भूल ही गया, मैं किचन में खाना चढ़ा कर आया हूँ। और ये बोलते ही तेज़ स्पीड से वहाँ से चला आता है। फई तो बस जाते हुए दिखते ही रहता है। फिर वो स्माइल करता है और खुद नहीं कहता है ही वॉज ब्लशिंग, आई एम श्योर ही वॉज ब्लशिंग। अभी वो वापस स्माइल करता है और बेड पर लेट जाता है। अभी हमारा सीन यहाँ से नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वैन गेसिंग रोज़ की तरह साशु को सोते हुए देख रहा होता है। वो फिर अपने फिंगर से साशु के फेस को टच करने लग जाता है एंड साशु की नींद टूट जाती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो स्टिल अपनी आंखों को बंद करके रखे हुए होता है। एंड वैन गेसिंग को लगता है कि शिशु अभी भी सो रहा है। वो फिर अपने फिंगर्स को शिशु के लिप्स के पास लेके जाता है और उसके लिप्स को टच करने लग जाता है अपनी फिंगर्स से। वो शिशु को ना भी बहुत ध्यान से देख रहा होता है, खासकर उसके लिप्स को। सीधी सी बात थी, अभी ना शिशु उसे इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो शिशु को किस कर ले, पर ऑब्वियसली वो ऐसा कर नहीं सकता था और ना ही करना चाहता था। उसे शिशु की परमिशन चाहिए थी उसके क्लोज आने के लिए। तो वो फिर अपनी फिंगर्स को हटा लेता है और शांति से वहीं पे बैठ जाता है और शिशु के उठने का वेट करने लग जाता है। अभी शिशु अपनी आँखें खोलता है और फैन को देख रहा होता है। फैन कहता है अरे आप उठ गए? तो शिशु एक सिली से स्माइल करता है और कहता है हाँ, लगता तो ऐसा ही है। उसकी बात सुनकर फैन भी स्माइल करता है। फिर वो उसके क्लोज आता है उसके फोरहेड पे किस करने के लिए। वो उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर शिशु को देख कर स्माइल करता है और पीछे हटने वाला होता है। तभी शिशु फैन के हेड के बैक साइड पर अपना हाथ रखता है और उसको अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। फैन केसिंग तो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है, वो बड़ी बड़ी आंखों से बस शिशु को देखे ही जा रहा होता है और शिशु फैन केसिंग को किस कर रहा होता है। अब इस मोमेंट पे फैन केसिंग भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी शिशु को किस करने लग जाता है। अब शिशु अपने दूसरे हाथ से वैन केसिंग के गाल पे अपना हाथ रखता है और वैन केसिंग के फेस को और ज़्यादा अपने करीब करते हुए किस को डीप कर रहा होता है ना, वो उसे रफली किस करने लग जाता है। वैन केसिंग जब देखता है कि शिशु उसे ऐसे किस करे तो वो उसे वैसे किस करने लग जाता है। अब शिशु वैन को किस करते हुए ही उसे फ्लिप कर देता है, जिससे क्या होता है वैन नीचे आ जाता है और शिशु ऊपर आ जाता है टॉप एंड स्टिल वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। अब शिशु फिर वैन से अलग होता है, उसके फोरहेड पे अपना फोर्स हटाता है और अभी दोनों की ब्रीथिंग बहुत ही ज़्यादा हाई हो रखी होती है, बहुत गहरी गहरी सांसें हो रही थी उनकी। एंड वो फिर फैन की तरफ देखता है जो अपनी आंखें खोलता है, उन लोगों की आंखें मिलती हैं। फिर शिशु कहता है गुड मॉर्निंग लविन। वो फिर एक स्माइल करता है और बेड से उठ जाता है और कमर के पास जाता है। अभी वो अलमारी को खोल के अपने कपड़े निकालने लग जाता है नहाने के लिए एंड वैन केसिंग तो बस शिशु को देखे ही जा रहा होता है। शिशु का ये एक्शन तो वैन ने कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे ये उम्मीद ही नहीं थी शिशु से। उसे लगता था कि शिशु काफ़ी शाय किस्म का इंसान है, क्योंकि वो कुछ भी हरकतें करता था सिर्फ फ्लर्ट वाली, शिशु काफ़ी शाय हो जाता था उससे। पर शिशु के इस एक्शन ने तो वैन केसिंग के तोते ही उड़ा दिए थे। अभी वो बेड पे उठकर बैठ जाता है और शिशु की तरफ देखता है और कहता है क्या था ये? शिशु वैन की तरफ देखता है, अपने एब्रो को ऊपर करता है और कहता है क्या? ओह ये इसे किस कहते हैं, इंग्लिश में किस, हिंदी में चुम्बन। उसके बाद सुनकर वैन हंसने लग जाता है
और फिर वो शीशे की तरफ देखता है और कहता है, आपकी ये साइड तो मुझे पता ही नहीं थी। वेल, आई एम इम्प्रेस्ड। अब शिशु स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू लवन। और ये बोलकर शिशु नहाने चला जाता है। फिर मम्मी कहता है, आज मैं बता नहीं सकता कि आपको मुस्कुराते हुए, आपको खुश देखकर मुझे कितनी खुशी होती है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, ताकि फिर मैं उस इंसान को उसके कर्मों की सजा दे पाऊँ, जिसके कारण आज आपकी ये हालत है। अब यहाँ में भाई को दिखाया जाता है, जो कि अभी बेड पे बैठा हुआ होता है। उसकी नींद ना अभी खुली होती है और वो अब बेड के दूसरे साइड देखता है तो वहाँ पे देखो नहीं होता है। अब वो उठता है, अपने कपड़े निकालता है और नहाने चला जाता है। वापस आता है तो देखो तभी भी नहीं आया होता है। अभी भाई को ना बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि रात को भी वो देखो से बात नहीं कर पाया होता है, क्योंकि देखो कल जल्दी ही सो गया था, उसने खाना भी नहीं खाया था। और अभी जब भाई की आँख खुली तो देखो यहाँ था भी नहीं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। खैर वो फिर बाहर चला आता है रूम से। अभी देखो रूम में आता है, जो कि बाहर टहलने गया था, क्योंकि उसे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे टहलने गया था। अभी भाई किचन में था तो उसने देखुन को आते हुए नोटिस भी नहीं किया होता है। अब देखुन जो होता है वो अपने लिए कपड़े निकालता है और नहाने चला जाता है। अब भाई रूम में आता है और वो बाथरूम से शावर चलने की आवाज़ सुनता है, तो वो समझ जाता है कि देखुन आ गया है। अब वो बेड पे बैठ जाता है, तभी देखुन का फ़ोन बजता है। भाई स्क्रीन की तरफ देखता है तो सार्जिंग की वीडियो कॉल आ रही थी। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो पिक करे कि ना करे, पर खैर वो पिक कर लेता है। एंड तभी वहाँ पर देखुन भी आ जाता है नहाकर, जिसने अभी बाथरूम पहना हुआ होता है। पर देखुन के बाथरूम से बाहर आने से पहले ही भाई फ़ोन पिक कर लेता है, लाइक वो वीडियो कॉल उठा लेता है। अब सार्जिंग भाई को देखते हैं और कहते हैं, हे भाई, हाउ आर यू बेटा। अब जो भाई होता है वो कहता है, हेलो अंकल, कैसे हैं आप। तो वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो। तो भाई भी उसे रिप्लाई देता है कि वो ठीक है। अभी अंकल कहते हैं, देखुन कहाँ है। तो भाई कहता है, जी वो नहाने गए हैं। अंकल कहते हैं, मेरा बेटा तुम्हें वहाँ पे परेशान तो नहीं कर रहा। तो भाई कहता है, नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भाई और साजू अंकल बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं। देखो तो बस उन्हें देख ही रहा होता है, उसके चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल होती है। वो फिर मम्मी ही कहता है, काश जो मैंने पापा से झूठ बोला था वो सच हो जाता। अब वो एक सैड स्माइल करता है, फिर वो भाई के पास चला जाता है, जिससे कि अब साजू अंकल देखो उनको भी देख पा रहे होते हैं। देखो कहता है, पापा कैसे हैं आप। तो वो कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रहे। तो देखो कहता है, बस वो थोड़ी तबीयत ख़राब है, मौसम चेंज हुआ है ना, इसलिए। अभी अंकल कहते हैं, ध्यान रखो बेटा अपना। तो देखो कहता है, जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर तो अपने साथ ही लेकर आया हूँ। अभी जो भाई होता है वो देखने तरफ देखता है, फिर स्माइल करता है, पर देखो ना अभी स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। अभी वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं, फिर जब अंकल फ़ोन रख देते हैं तो जो भाई होता है वो फ़ोन देखो को देखता है। अभी वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसके मुँह से कुछ निकल नहीं रहा होता है। तो भाई सोचता है कि फ़िलहाल यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिना कुछ बोले एक दूसरे को खड़े होकर देखने से तो बेहतर ही था कि वो बाहर चला जाए। अब वो बाहर जाने के लिए थोड़े कदम आगे बढ़ाता है, तभी देखो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी भाई। अभी भाई उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये सॉरी क्यों बोल रहा है, पर भाई कुछ पूछता नहीं है। वो बस देखो की तरफ देख रहा होता है। देखो फिर कहता है, मुझे पता होना चाहिए कि हर रिश्ते की एक लिमिट्स होती है, मुझे उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, पर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम चाहोगे तो मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा, कभी कुछ नहीं कहूँगा, पर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। प्लीज़ मैं कभी तुमसे कुछ भी नहीं पूछूँगा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं पूछूँगा। बस प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी जो भाई होता है वो तो अब और भी ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है, उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अभी देखो भाई का हाथ पकड़ता है और कहता है, आई प्रॉमिस यू मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, कभी कोई सवाल नहीं करूँगा तुमसे वांग से रिलेटेड।
प्रॉमिस यू मैं कभी तुमसे कुछ सवाल ही नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी जो भाई होता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो देखो को हक्का रहता है और कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, देखो तुम बेवजह ही खुद को दोषी मान रहे हो, मेरी गलती थी। मुझे मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने इतना सब तुम्हें बोल दिया। आई एम सो सॉरी। मैं हूँ जिसे सॉरी बोलना चाहिए, समझे? तुमने कुछ भी नहीं किया है। आई एम सॉरी। तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम्हें पूरा अधिकार है मुझसे सवाल करने का, पर मैं तुम्हारे इस एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। प्लीज़ समझो, मैं बस ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता तुमसे, बाकी तुम्हारा पूरा अधिकार है मुझ पे। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उन सब का सही आंसर दूंगा, पर ये नहीं प्लीज़। अभी देखो जो होता है वो भी भाई को बैक हक करता है और कहता है ठीक है, नहीं पूछूंगा तुमसे कोई सवाल, कभी नहीं। और भाई देखो सारा होता है उसके फेस पर अपने दोनों हाथ रखता है और कहता है ये कैसी शक्ल बना रखी है कल से तुमने, क्या हुआ है, अभी भी ठीक नहीं लग रहा? तो जो देखो होता है स्माइल करता है और कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मूड ख़राब था, पापा से तो ऐसे ही बोल दिया था कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ और अब तो बिल्कुल ही सही हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। अभी जब भाई होता है वो स्माइल करता है और देखो उसे देख के स्माइल करता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। देखो उसी आंगन में आया होता है और वहाँ पर खड़े होकर सामने की नज़ारे देखने लग जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, साइकोलॉजिस्ट को देवदास बनते पहली बार देख रहा हूँ। और ये आवाज़ फैन केसिंग की थी, जो कि आंगन में ऐसे ही बैठा हुआ था और देखो जो था वो अपने घेरे में गुम था, वो चुपचाप वहाँ पर आके खड़ा हो गया था और सामने का व्यू देखने लग गया था। उसने फैन को नोटिस ही नहीं किया था। अभी देखो वैन को देख रहा होता है, वैन फिर स्माइल करता है, उसके पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है किसी बात को लेकर परेशान है तो मुझे बता सकते हैं। तो देखो कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो वैन कहता है आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं, देखो मैं तो वैसे भी आपकी बात किसी और को बता नहीं सकता, आपके पास मेरा इतना बड़ा सीक्रेट जो है। तो देखो जो होता है वो वैन को देखता है, स्माइल करता है और कहता है प्यार हो गया है मुझे। वैन स्माइल करता है और कहता है भाई से? देखो एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर हाँ में से लगाता है। अभी वैन तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर कहता है तो जाकर बोल दीजिए उसे। तो देखो कहता है पागल हो गए हैं क्या आप, अगर मैंने उससे बोल दिया तो मैं उसकी दोस्ती खो दूँगा, और कल हुए प्यार के एहसास के कारण मैं अपने बरसों की दोस्ती नहीं खोना चाहता। मैं भाई को नहीं खो सकता किसी भी हाल में, मुझे हर हाल में भाई चाहिए मेरे साथ, फिर चाहे वो दोस्त की तरह क्यों ना हो। अभी वैन जो होता है वो अपने माथे को अपनी फिंगर से ऐसे रब करने लग जाता है और कहता है देखो आप जानते हैं कि भाई किससे प्यार करते हैं? अभी देखो कहता है नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है, मुझे नहीं जानना कि वो किससे प्यार करता है। वैन कहता है फिर तो बात ही ख़त्म, वैसे मैं जानता हूँ कि भाई किससे प्यार करते हैं। अभी देखो वैन की तरफ देखता है और कहता है तुम जानते हो? तो वैन कहता है हाँ, पर अब आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपने तो मुझसे कहा कि आपको नहीं जानना है। तो देखो कहता है किसे चाहता है वो, बताओ मुझे, और ये बात तुम कैसे जानते हो? देखो फिर कहता है कमाल है, तुम भी ये बात जानते हो, फिर तो जीशु भी जानता होगा, सिर्फ मुझे ही नहीं पता है, भाई ने मुझे इस लायक नहीं समझा शायद। अभी वैन देखो को अच्छी तरह से देखता है, फिर कहता है आपको साइकियाट्रिस्ट किसने बना दिया, आप में तो ज़रा भी दिमाग नहीं है। अभी देखो उसे देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? वैन कहता है उन्होंने मुझे नहीं बताया था, उन्होंने आशु को बताया था और मैं उनके साथ था तो मैंने सुन लिया। अब देखो कहता है बात तो अब भी वही है ना, उसने शीशु को बताया पर मुझे नहीं। वैन कहता है हाँ नहीं बताया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपने मुझे ये बात बताई कि आप उनसे प्यार करते हैं पर आपने उन्हें नहीं बताया। अभी जो देखो होता है वो वैन को कन्फ्यूजन में देखता है और कहता है क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? वैन अब मन में ही कहता है आई एम सॉरी भाई, लेकिन ऐसे करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, आप लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करने वाले थे वैसे तो,
और मैं सब कुछ जानने के बाद खामोश नहीं रह सकता था। सब जानते बूझते मैं एक गुनाह नहीं कर सकता था। आई एम सॉरी। अवैन कहता है, देखो भाई जिससे प्यार करते हैं वो आप हैं। आप। अभी देखो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो एकदम ही सुन्न पड़ गया होता है ये सब सुन के। वो अपनी शॉक्ड नज़रों से वैन को देखे ही जा रहा होता है। अब जब थोड़ा वो सेंस में आता है तो कहता है, वैन आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? वैन कहता है, बहुत अच्छे से। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और यही सच है। भाई जिससे प्यार करते हैं वो कोई और नहीं आप हैं। और जिस कारण से आप उन्हें नहीं बता रहे कि आप उनसे प्यार करते हैं, उसी कारण से वो भी आपको नहीं बताना चाहते थे और अभी भी नहीं बता रहे हैं, जबकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी देखो उसको तो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। उसकी पूरी आंखें भर चुकी थी अभी तक। देखो कहता है, कब से जानते हैं आप ये बात? फैन कहता है, 4 महीने तो हो ही गए हैं। अभी जो देखो होता है वो नोट करता है। फैन देखता है कि देखो बिल्कुल रोने वाली सिचुएशन में है। अभी देखो ना उनकी तरफ देखता है और उसे हक कर लेता है। फैन तो शॉक ही जाता है एकदम से। अभी देखो कहता है, थैंक यू वैन, थैंक यू सो मच। अगर आप आज मुझे ना बताते तो मैं तो कभी उसे बताने ही नहीं वाला था कि मैं उसके लिए क्या फ़ील करता हूँ, और ना ही मैं ये जान पाता कि वो मेरे लिए क्या फ़ील करता है। थैंक यू सो मच वैन। आप जानते नहीं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अभी वैन उसको खुद से अलग करता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने 2 ब्रोकन हार्ट्स को जोड़ा है। मैंने उस इंसान की हेल्प की थी जिसने मेरी तब हेल्प की थी जब मैंने उससे उम्मीद भी नहीं की थी, जिसकी हेल्प के बिना आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं वहाँ नहीं रहता, जिसकी हेल्प के बिना कुछ नहीं होने वाला था। मैंने उस इंसान की हेल्प की है। सच मायने में तो आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। देखो कहता है, मैं बहुत लकी हूँ। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो फाई और शिशु के कारण मैं आपसे मिल पाया। अगर आप आज ना होते तो मुझे इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं मिलती। मैं बता नहीं सकता कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। और रही बात आपकी हेल्प करने की, तो शिशु का वेल विशर होने के नाते और उसका साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अगर मैं उसे ये बात बता देता कि आप हैं वो इंसान जिसे वो इतना एडमायर करता है, आप ही हैं वो पेंटर जिसे वो इतना पसंद करता है, जिसके लिए वो बाई हानिंग सबसे लड़ता है, तो आज हालात वो नहीं होते जो हैं। अगर मैं उसे आपका सच बताता कि आप जुन हैं, तो आज शिशु के चेहरे पे वो खुशी नहीं होती जो आपने उसके साथ रहकर उसे दी है, उसका बॉडीगार्ड बनकर, उसका असिस्टेंट बनकर। जब आपसे उससे कॉल पर बात की थी ना, मैंने आपसे सवाल किया ज़रूर था कि आप शिशु को ये बात बताना क्यों नहीं चाहते, पर जवाब मैं खुद जानता था, इसीलिए मैंने शिशु को कुछ नहीं बताया। और इसके लिए आपको मेरा आभारी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिशु भले ही आपका प्रेमी है पर वो मेरा पेशेंट भी है। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं उसके प्रति और मैं उसे ठीक देखना चाहता हूँ, नॉर्मल देखना चाहता हूँ हम लोगों की तरह, इसीलिए सब किया। वैन कहता है, फिर भी थैंक यू सो मच। अभी तिकुन जो होता है स्माइल करता है, फिर वैन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, फ्रेंड्स। वैन उसके हाथों की तरफ देखता है और फिर उसे हाथ मिलाता है और कहता है, फ्रेंड्स। वैन फिर कहता है, अच्छा आप जाइए और भाई से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कीजिए। अभी जो देखो होता है वो स्माइल करके बस वैन को देख रहा होता है। वैन कहता है, जाइए भी। अभी वो उसको हल्का सा पुश करता है, जिससे देखो की डायरेक्शन वैन के सामने से अब गेट की तरफ हो जाती है। लाइक हम किसी को घुमा नहीं देते हैं, वैसा कर देता है वो। तो अब देखो की डायरेक्शन गेट की तरफ हो गई थी और वो गेट की तरफ देखता ही है, एंड सामने का नज़ारा देखकर देखून के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया होता है। अभी वैन जो देखून की तरफ देख रहा होता है वो भी अब गेट की तरफ देखता है, और गेट की तरफ देखते ही उसकी तो लाइक धड़कनें ही रुक जाती हैं। वो एकदम हैरानी से गेट की तरफ देखे जा रहा होता है। वहाँ पर ये बाई और साजिशु खड़े थे।
वो दोनों ही उन दोनों को देखे जा रहे होते हैं और ये दोनों उन दोनों को देख रहे होते हैं। शिशु और बाई दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर दोनों के कारण अलग थे। आबिर फैन शिशु और बाई को देखता है और देखून भी उन दोनों को देख रहा होता है। दरअसल सीन यहाँ ये था कि जब देखून यहाँ पे आया था ना, तो उसने गेट बंद नहीं किया था। अब उसे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर वैन कैसे होगा। और जब वो दोनों वैन की आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे, तभी भी उन दोनों को इतना ध्यान नहीं था कि गेट बंद है या फिर खुला हुआ है। और नतीजन शिशु और भाई ने उनकी लगभग सारी बातें सुन ली थी। अभी वो चारों ही लोग एक दूसरे को हैरानी से देखे जा रहे होते हैं। माहौल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चुका होता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अच्छे लगे तो लिख ही दीजिएगा। अब मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ पानी की बर्बादी ना करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी या मानव को हानि ना पहुँचाएं। एंड गाइस, आज शायद एफएफ में मैंने साइकोलॉजिस्ट को साइकेट्रिस्ट बोल दिया हो एक दो बार, उसके लिए आई एम सॉरी। और बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए भी आई एम वेरी सॉरी गाइस। एंड अब हम मिलते हैं मेरी किसी भी एफएफ के नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, जय हिंद।